नमस्कार छात्रों, आज की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, पिछली क्लास के अंतर्गत हम प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पाठ्यक्रम की क्या भूमिका होती है, इस बिंदु के ऊपर चर्चा कर रहे थे और उसके अंतर्गत हमने जाना था कि इफेक्टिव टीचिंग एवं इफेक्टिव लर्निंग के लिए पाठ्यक्रम की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसके अंतर्गत दोस्तों हमने 6 बिंदुओं के ऊपर चर्चा की थी कि प्रभावी शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया के लिए शिक्षार्थी एवं शिक्षक के मध्य विषय वस्तु का निर्धारण किया जाता है। दूसरा बिंदु के अंदर हमने देखा था कि किस प्रकार से शिक्षण विधियों एवं व्यूह रचनाओं का प्रयोग करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जाता है। शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करते हुए शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने का प्रयास किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने उन बिंदुओं के ऊपर चर्चा करते हुए जाना था कि पाठ्यक्रम ही एक ऐसी चीज है जो शिक्षक एवं शिक्षार्थियों को विभिन्न माध्यमों से टीचिंग एंड लर्निंग को प्रभावी बनाने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, आज इसी टॉपिक के अंतर्गत यानी कि प्रभावी शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया में पाठ्यक्रम की भूमिका के अंदर शेष जो बिंदु रह गए थे उसके ऊपर आज की इस क्लास के अंदर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज हमारा अगला जो बिंदु है शिक्षण सूत्रों का प्रयोग, यानी कि पाठ्यक्रम प्रभावी शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए पाठ्यक्रम के अंदर विभिन्न शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। अब आप कहेंगे कि शिक्षण सूत्रों से हमारा क्या आशय है, यानी कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को हृदयगम बनाने के लिए, सरलता प्रकट करने के लिए विभिन्न शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि पाठ्यक्रम को छात्रों के समक्ष ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी कि हम क्लास के अंदर कोई भी नया टॉपिक बालकों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं तो सबसे पहले इस बात का निर्धारण करता है एक शिक्षक कि अमुक जो टॉपिक बालकों के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है, इस टॉपिक के संदर्भ में, इस विषय वस्तु के संदर्भ में बालक कितना जानता है, यानी कि इसका प्रीवियस नॉलेज कितना है, यानी कि उस टॉपिक से संबंधित सरल प्रश्न उस बालकों से पूछा जाता है और बालक जो उस टॉपिक से संबंधित जानकारी जानते हैं उसके संदर्भ में उत्तर देते हैं और शिक्षक इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि अमुक विषय वस्तु से संबंधित ये बिंदु बालक जानता है। अब ये क्या नहीं जानता है उसकी तरफ बालकों को ले जाया जाता है, यानी कि ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से जटिल की ओर, इस तरह से विषय वस्तु को प्रस्तुत किया जाता है। और यदि इस तार्किक क्रम के माध्यम से विषय वस्तु को बालकों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा तो निश्चित रूप से वो जो टीचिंग होगी, वो जो अध्यापन होगा प्रभावी होगा और प्रभावी टीचिंग हो रही है तो स्वाभाविक है कि बालक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सहजता से हृदयगम करेंगे। इसलिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण सूत्रों का प्रयोग भी एक महत्वपूर्ण चीज होती है जो कि हमें शिक्षक एवं छात्रों को पाठ्यक्रम के माध्यम से मिलती है, यानी कि इसमें पाठ्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दोस्तों, अगला बिंदु है शिक्षण तकनीकी का प्रयोग। दोस्तों, वर्तमान जो समय है वो टेक्नोलॉजी का समय है। तकनीकी के इस जमाने के अंदर जिस प्रकार से विभिन्न क्षेत्रों के अंदर तकनीकी का प्रयोग हुआ है, चाहे वो इंडस्ट्रियल क्षेत्र ले लो या अन्य जो क्षेत्र हैं, उसी प्रकार से तकनीकी को शिक्षा के अंदर भी अपनाया गया है। यदि हम शिक्षा के अंदर तकनीकी का प्रयोग नहीं करेंगे तो वर्तमान समय का जो नॉलेज है उस नॉलेज को पाने से बालक अछूता रह जाएगा। इसलिए पाठ्यक्रम के माध्यम से वर्तमान समय में टीचिंग से संबंधित, शिक्षा से संबंधित जो टेक्नोलॉजी आ रही है, जो नवीन नवाचारों के अंदर नई तकनीकें आ रही है, उसको शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंदर सम्मिलित किया जाता है ताकि बालक जो नवीन ज्ञान आ रहा है उस ज्ञान से वो अपडेट रहे। इसलिए शिक्षा के अंदर भी पाठ्यक्रम के द्वारा ऐसी तकनीकियों का निर्धारण किया जाता है। जैसे कि तकनीकी के अंदर
स्लाइड प्रोजेक्टर के माध्यम से क्लासों को पढ़ाना, कोविड के कारण जो प्रक्रियाएं है आज ऑनलाइन का जमाना आ गया है। यानी तो बालक और शिक्षक को इस क्षेत्र के अंदर अपने आप को तैयार करना होगा। यदि वर्तमान समय में कह दें कि स्कूल एवं कॉलेजेस बंद है तो शिक्षण नहीं हो सकता, नहीं दोस्तों, कोविड के साथ जीने के लिए आज ऑनलाइन का जमाना हो गया है, तो ऑनलाइन क्लास के माध्यम से बालकों को शिक्षा प्रदान की जा रही है। इसी तरह से शिक्षण तकनीकी के अंदर चाहे वो हार्डवेयर से संबंधित हो या सॉफ्टवेयर से संबंधित हो, विभिन्न जैसे कि स्लाइड प्रोजेक्टर्स हैं, सीसीटीवी के माध्यम से है, या जादू चलचित्र मैजिक जो है उसके माध्यम से, या अन्य विभिन्न माध्यमों से, ग्रामोफोन हो, लिंगवाफोन हो, विभिन्न जो तकनीकियां हैं उसके माध्यम से बालक को शिक्षित करने का प्रयास किया जाता है, ताकि बालक वर्तमान समय की तकनीकी से अपडेट रहे और साथ ही साथ शिक्षक को भी इन तकनीकों को अपनाना होगा। इसलिए पाठ्यक्रम के माध्यम से इन तकनीकों का जिक्र किया जाता है। अगला बिंदु है दोस्तों आवश्यकता की पहचान। पाठ्यक्रम इस बात से शिक्षक एवं छात्र को अवगत कराता है कि वर्तमान समय की आवश्यकता क्या है, क्या नीड्स है। उस नीड्स के आधार पर बालकों को तैयार किया जाता है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि शिक्षा का समाज से सीधा जुड़ाव है और समाज जिस प्रकार की अपेक्षा करता है उसके अनुरूप शिक्षा के स्वरूप के अंदर बदलाव होना जरूरी है। यदि शिक्षा के द्वारा समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो रही है तो समाज इस प्रकार की शिक्षा को कतई स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए वर्तमान समय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है और उस पाठ्यक्रम के माध्यम से बालकों को अध्यापन करवाया जाता है। और जब पाठ्यक्रम बालकों की आवश्यकता के अनुरूप है तो निश्चित रूप से ऐसे पाठ्यक्रम के अंदर बालकों की रुचि होगी और बालक ऐसे पाठ्यक्रम को रुचिपूर्ण तरीके से अधिगम करेंगे तो निश्चित रूप से वो लर्निंग प्रभावी होगी। अगला बिंदु है दोस्तों उद्देश्य आधारित विषय वस्तु का चुनाव। दोस्तों पाठ्यक्रम के अंदर इस बिंदु का ध्यान रखना भी बहुत ही आवश्यक है कि जिस पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जा रहा है किन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण किया जा रहा है, बालक क्या चाहता है, बालक की अपेक्षाएं क्या है, पेरेंट्स की क्या अपेक्षाएं हैं एवं समाज का जो सोशल स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार का है, इन तमाम बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम को तैयार किया जाता है। यदि बालकों के परिवेश के अनुरूप पाठ्यक्रम का निर्माण होगा तो निश्चित रूप से ऐसे पाठ्यक्रम के अंदर बालकों की पूर्ण रुचि होगी एवं पूर्ण लगन एवं निष्ठा के साथ बालक उस पाठ्यक्रम को पढ़ने का प्रयास करेंगे। इसलिए पाठ्यक्रम के माध्यम से शिक्षा के जो उद्देश्य हैं उन उद्देश्य आधारित पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है और साथ ही साथ क्रमबद्ध शिक्षण की व्यवस्था के द्वारा जो उद्देश्य निर्धारित कर रखे हैं उन उद्देश्यों के आधार पर बालकों को अगली क्लास के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। तो इस प्रकार से बालक का जो उद्देश्य होता है, समाज का जो उद्देश्य होता है उसके अनुरूप बालकों को शिक्षा प्रदान करके उसको समाज के एक सुनागरिक के रूप में तैयार करने का प्रयास किया जाता है। क्योंकि दोस्तों शिक्षा जिस प्रकार से बदलते हैं वैसे समाज के साथ शिक्षा के उद्देश्यों के अंदर भी बदलाव आता है। यदि हम प्राचीन कालीन शिक्षा के उद्देश्यों की बात करें तो उस समय मात्र उद्देश्य ये होता था कि शिक्षा के द्वारा बालक एवं समाज की आध्यात्मिकता का विकास करना, यानी कि आध्यात्मिकता से संबंधित शिक्षा देना उस प्राचीन कालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था। लेकिन दोस्तों यदि वर्तमान समय में हम शिक्षा के उद्देश्य का निर्धारण करें तो वर्तमान शिक्षा का उद्देश्य है कि बालक को इस प्रकार से तैयार किया जाए कि वो जीविकोपार्जन की शिक्षा प्राप्त करे और शिक्षा प्राप्त करने के बाद उसको कोई रोजगार मिले जिससे कि वो अपने परिवार एवं अपना जीवन यापन सरलता से कर सके। इसलिए आज की शिक्षा का जो उद्देश्य है वो रोजगार परक शिक्षा है। तो दोस्तों शिक्षा के उद्देश्यों के आधार पर ही पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है और उद्देश्यों के आधार पर यदि पाठ्यक्रम होगा तो निश्चित रूप से अध्यापन सुव्यवस्थित होगा और लर्निंग भी सुव्यवस्थित होगी। अगला बिंदु है दोस्तों अधिगम अनुभवों का समावेश। पाठ्यक्रम के अंदर जीवन के जो अनुभव होते हैं, विभिन्न व्यक्तियों के जो अनुभव हैं जिन्होंने अपना जीवन कुशलता पूर्वक जिया है और उनके जीवन से जो प्रेरक घटनाएं निकलती है, ऐसी घटनाओं को पाठ्यक्रम के अंदर स्थान दिया जाता है और साथ ही साथ
विभिन्न शिक्षाविदों एवं शिक्षकों के अनुभवों को भी पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाता है। यदि शिक्षक अपने जीवन काल के अनुभवों को जोड़ते हुए कक्षा के अंदर बालकों को शिक्षा देने का प्रयास करेंगे, जैसे कि शिक्षक ने अपने जीवन के अंदर जिस समय उसका स्कूली जीवन था उस समय शिक्षा प्राप्त करने में उन्हें किन किन प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा, यदि उन समस्याओं को वो ध्यान में रखते हुए टीचिंग करेंगे और ये महसूस करेगा कि मैंने जो अपने जीवन के अंदर शिक्षा के दौरान जो कठिनाइयां प्राप्त की है, जो कठिनाइयां हमें मिली है, यदि उन कठिनाइयों को वो ध्यान में रखते हुए बालकों को इस प्रकार की कठिनाइयों का सामना न करना पड़े, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए यदि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को संपादित करेगा तो निश्चित रूप से वो टीचिंग क्या होगी, प्रभावी होगी। इसलिए पाठ्यक्रम के अंदर अधिगम अनुभवों का पूर्ण रूप से क्या किया जाता है, समावेश किया जाता है। और अगला बिंदु है दोस्तों अधिगम अनुभवों का संगठन। यहाँ पर अधिगम अनुभवों का संगठन से हमारा तात्पर्य यह है कि व्यक्ति, क्योंकि बालक जो सीखता है लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, यदि अनुभव के आधार पर उसको शिक्षा प्रदान की जाएगी तो निश्चित रूप से वो अधिगम आसानी से कर सकेंगे। इसलिए अधिगम अनुभवों का संगठन करते हुए शिक्षा की व्यवस्था को संचालित करना चाहिए, टीचिंग करनी चाहिए। अब आप कहेंगे सर अधिगम अनुभवों के संगठन से हमारा क्या आशय है, कि जैसे कि एक शिक्षक है और वो अपने अनुभवों को कक्षा के साथ शेयर करता है कि बच्चों जब मैं आपकी तरह प्राइमरी के अंदर पढ़ता था तो उस समय खेलने की ज्यादा रुचि होती थी, तो यदि वो खेल के आधार पर उनको शिक्षा देता है और बाद में उनको कहानियों के अंदर रुचि इंटरेस्ट जागृत हुआ तो कहानी के माध्यम से और बाद में अन्य भ्रमण या अन्य विधियों के, यानी कि उसने जो अनुभव प्राप्त किए हैं उन अनुभवों को पाठ्यक्रम के अंदर जोड़ते हुए बालकों के साथ यदि प्रस्तुत किया जाता है तो निश्चित रूप से मैं सोचता हूं कि वो टीचिंग, वो जो अध्यापन होगा वो पूर्ण रूप से प्रभावी यानी कि इफेक्टिव होगा। और यदि टीचिंग यदि प्रभावी होती है तो निश्चित रूप से उसमें कोई शक नहीं है दोस्तों कि अधिगम भी क्या होगा, प्रभावी होगा। तो दोस्तों कल और आज की क्लास के अंतर्गत हमने प्रभावी अध्यापन एवं अधिगम के अंदर पाठ्यक्रम की किस प्रकार से भूमिका होती है, उसके अंदर 12 या 13 जो बिंदु थे उनको क्रमबद्धता से हमने अध्ययन किया था। तो उपरोक्त इस अध्ययन के माध्यम से हम इस निष्कर्ष के ऊपर पहुंचते हैं कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए पाठ्यक्रम एक ऐसा प्रारूप होता है जिसके ऊपर शिक्षा रूपी सुंदर बिल्डिंग्स का निर्माण किया जाता है। यानी कि पाठ्यक्रम एक क्या है, ब्लूप्रिंट है। पाठ्यक्रम एक खाका है, ब्लूप्रिंट है, जिसके आधार पर, इसके स्ट्रक्चर के आधार पर ही शिक्षा की सुंदर नींव प्रस्तुत की जाती है। इसलिए प्रभावी अधिगम के अंदर, प्रभावी अध्यापन एवं अधिगम के अंदर पाठ्यक्रम की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दोस्तों वर्तमान समय के अंदर क्योंकि कोविड के कारण जो एग्जाम्स चल रहे हैं और आप गोविंद गुरु विश्वविद्यालय से संबंधित है, तो हो सकता है आपके अंदर डिस्क्रिप्टिव मेथड से आए तो प्रभावी अध्यापन और अधिगम के अंदर क्या भूमिका होती है इससे संबंधित यदि प्रश्न शॉर्ट नोट्स के अंदर आ जाए लघुत्रात्मक, तो निश्चित रूप से मैं सोचता हूं कि इन बिंदुओं के आधार पर उसको आप आसानी से हल कर सकते हैं। या यदि ऑब्जेक्टिव टाइप मेथड से एग्जाम कराने की सोचे तो निश्चित रूप से उससे संबंधित आए तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपकी जो तैयारी है उसको परफेक्ट रखें और विषय वस्तु यानी कि आपका जो पाठ्यक्रम है बीएड का, उसका विशद अध्ययन करने का आप प्रयास करें तो निश्चित रूप से किसी भी माध्यम से आपकी परीक्षा ली जाए तो आप अपने आप को परीक्षा के लिए तैयार रखें। दोस्तों आज की क्लास के अंदर इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम अगली क्लास के अंदर पुनः मिलेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।